और जब सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने की बात करती है, उसी वक्त रोजगार उत्पन्न होता है। प्लॉट बेच के या ज़मीन बेच के उसको खरीद के किसी खाते में डाल के और उसको खर्च कर देने से रोजगार उत्पन्न नहीं होता। जो महंगाई है ये एक ऐसी चीज़ है, जितना डेवलपमेंट होता है, जितना विकास होता है देश में, उसी तरह से महंगाई भी बढ़ती है। तो जब विकास दर महंगाई दर से ज़्यादा होती है तो उस वक्त जनता को महसूस नहीं होता, यानी कि उनकी जेब में जो 10 रुपये आए और उसमें से 6 खर्च हो रहे हैं तो 4 रुपये उसे बच रहे हैं। जो आज की स्थिति है वो ये है कि जेब में 10 रुपये आए और 12 रुपये या 15 रुपये का खर्चा है तो महंगाई जो है दिल को भी लगती है और महसूस भी होती है। इवन जो भाजपा के जो वोटर्स हैं, इसमें उनका भी अनियत है, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज व्यापार यदि खत्म हो रहा है तो व्यापार और रोजगार का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि व्यापार को लेके जो सरकार की जो नीति है उससे व्यापारी बहुत परेशान है। अब वो परेशान है, जब वो खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है, वो रोजगार उत्पन्न करेगा कैसे? तो वो 2-4 लोगों के पास, जो टॉप के, जो जिनको बोलते हैं हम दो हमारे दो, उनके पास जो है सारा बिजनेस जा रहा है। देखिए, रुड़की शहर जब दुनिया में जाना जाता है तो उसकी सबसे पहले दुनिया में जाना जाता है, हालांकि हिंदुस्तान और लोकल स्तर पर काफ़ी वजहों से जाना जाता है। वो है रुड़की यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम IIT रुड़की कहते हैं। दुनिया के जितने भी अच्छे और बड़े देश हैं उनमें उन सिटीज़ को, जो उनका इकोनॉमिक इंजन है, उनको उस शहर की यूनिवर्सिटी से जाना जाता है, क्योंकि वो जो लेबोरेटरीज़ के अंदर जो रिसर्च होती है फाइनली वही कन्वर्ट होती है किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, वो लेबोरेटरी के अराउंड जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं और रुड़की यूनिवर्सिटी का हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। यानी कि दिस सिटी शुड बी एन एक्सपेरिमेंट ग्राउंड फॉर IIT रुड़की। प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि प्राइवेटाइजेशन आप बिना किसी एक ऐसी नीति के कर रहे हैं कि जो आपके प्रॉफिटेबल संस्थान हैं। यदि मुझे कहीं से प्रॉफिट आ रहा है तो यदि मैं उस संस्थान को बेच रहा हूँ तो ये एक सवालों के घेरे में ज़रूर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कांग्रेस मुखर है बढ़ती महंगाई को लेकर और निजीकरण को लेकर। आज भी उत्तराखंड देहरादून में विधानसभा में हंगामा हुआ और जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के वो साइकिल से पहुंचे विधानसभा बढ़ती महंगाई को लेकर। एक तरफ हमने ये भी देखा था जब बीजेपी विपक्ष में थी, वो भी महंगाई को लेकर हल्ला बोल रहे थे, लेकिन आज उसी परिप्रेक्ष्य में सेम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी, जो कि रुड़की विधानसभा से दावेदारी भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है रुड़की से, और आउटरीच कमेटी के मेंबर हैं उत्तराखंड प्रदेश की। सबसे पहले स्वागत सर आपका, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद हेमंत, और मैं न्यूज़ वाला नेटवर्क का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे मुझे बात करने के योग्य समझा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, सेम आप भी वही सिलेबस अप्लाई अभी कर रहे हैं जो एक तरफ बीजेपी ने एक समय पे किया था बढ़ती महंगाई को लेकर, तो ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक सिलेबस की बात है, महंगाई किसी भी सरकार में बढ़ेगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो। उसमें जो समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसको तकलीफ़ होती है, और समय समय पर सरकारें बदलती भी इसीलिए रही हैं कि शायद उस समय की वो सरकार उस चीज़ का निवारण कर पाई या नहीं कर पाई, या वो मैसेज जनता तक पहुंचा पाई या नहीं पहुंचा पाई कि उस सरकार ने
महंगाई को कम करने के लिए क्या किया। लेकिन अंततः बात यही है कि जिसकी जेब खाली हो रही होती है, जो सबसे आखिरी इंसान है, उसके दिल से पूछिए, वो बता पाएगा कि महंगाई है या नहीं है। चलिए, आपने जिक्र कर दिया कि भाई कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, तो आपके समय में भी फिर महंगाई बढ़ी थी? देखिए, जो महंगाई है ये एक ऐसी चीज़ है, जितना डेवलपमेंट होता है, जितना विकास होता है देश में, उसी तरह से महंगाई भी बढ़ती है। तो जब विकास दर महंगाई दर से ज़्यादा होती है तो उस वक्त जनता को महसूस नहीं होता, यानी कि उनकी जेब में जो 10 रुपये आए और उसमें से 6 खर्च हो रहे हैं तो 4 रुपये उसे बच रहे हैं। जो आज की स्थिति है वो ये है कि जेब में 10 रुपये आए और 12 रुपये या 15 रुपये का खर्चा है, तो महंगाई जो है दिल को भी लगती है और महसूस भी होती है। तो उस समय की सरकार में और आज की सरकार में ये फ़र्क है, क्योंकि आप जो ग्रोथ रेट देखेंगे कांग्रेस सरकार का, मनमोहन सिंह जी के टाइम का 2014 तक, वो ग्रोथ रेट स्टेबल ग्रोथ रेट था, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट था। उस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए कांग्रेस सरकार सन 91 से, जब मनमोहन सिंह जी पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से प्रयासरत रही है। उसके बाद जब जब विपक्षी सरकारों ने इस बीच में 2014 तक, जिसमें भाजपा की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकार रही है, गौड़ा जी की सरकार रही है, जहाँ जहाँ देश हित में कुछ करने की आवश्यकता थी, तो कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टी में रहते हुए भी सहयोग का रास्ता अपनाया है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई लोगों के खर्चे बहुत हो जाते हैं, तो बीजेपी का कहना है भाई लोगों की आय भी तो बढ़ रही है, हम लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन है भाजपा की सरकार को कि लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है या आत्मा पर निर्भर रहने का एहसास दे रही है। आत्मा का निर्भर जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति है वो स्टेक होल्डर है। आज मैं जानना चाहता हूँ इस पूरी प्रक्रिया में ज़मीनी जो व्यक्ति है जो महंगाई को झेल रहा है, और उसके बाद आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ प्रदीप बत्रा जी हैं, उसके बाद सरकार है, यानी कि जो आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, और उसके बाद केंद्र सरकार है। तो जो प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है वो ये बनाई है, जो लास्ट आदमी है स्टेक होल्डर अपनी बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए, वो जनप्रतिनिधि उसके हिसाब से नीतियों को प्रभावित करे स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी नीतियों को सेंटर के द्वारा लागू करवाने की कोशिश करे। इस सब के बीच में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि मेरा मानना ऐसा ये है कि जो वोटर है, कई बार हम ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है, ये एक गलत शब्दावली है। वोटर वोटर है, वो कभी भी किसी पार्टी को चुनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आप भाजपा के ही जो वोटर रहे हैं, जिन्होंने वोट करके इस सरकार को बनाया है, उनसे भी यदि पूछेंगे तो वो भी बता पाएंगे कि महंगाई है या महंगाई नहीं है। क्या, जब मैं स्टेक होल्डर से पूछने की बात कर रहा हूँ, तो क्या इस सरकार ने अपने वोटर से, ज़मीनी वोटर से, क्या इस बात के लिए पूछा है कि भाई हमें आपके लिए क्या करना चाहिए? वो कहीं तर धरातल में दिखता नहीं है। आप ऊपर बैठ के कुछ भी करते रहिए, सोचते रहिए, बोलते रहिए, उस फिगर्स को मैनिपुलेट करते रहिए, उस बात से कोई आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ बदतर ही होती जा रही है। 1991 का आप जिक्र कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन मॉडल का, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे हैं। अभी निजीकरण को लेकर भी बहुत मुखर हैं आप लोग, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, तो उसको कैसे देखते हैं? ओपन मार्केट का जिक्र तो उसमें भी है, तो ओपन मार्केट तो सबके लिए सही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं अभी निजीकरण जो हो रहा है? देखिए, चाहे वो हमारा घर हो और चाहे वो सरकार हो, उस सब के लिए एक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। और यदि आपने अपने घर में देखा हो तो माता पिता जो है, जितनी भी कमाई होती है जिस जिस घर में, उसके हिसाब से अपनी महीने की प्लानिंग करते हैं। और उस प्लानिंग के तहत ये भी होता है कि इस साल में इस वक्त होली आएगी, इस वक्त दिवाली आएगी, इस वक्त तीज त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन आएगा, उसके हिसाब से भी सेविंग करके चलता है और प्लानिंग करके चलता है। जो फ़िलहाल की सरकार है, प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है
कि प्राइवेटाइजेशन आप बिना किसी एक ऐसी नीति के कर रहे हैं कि जो आपके प्रॉफिटेबल संस्थान हैं। यदि मुझे कहीं से प्रॉफिट आ रहा है तो यदि मैं उस संस्थान को बेच रहा हूँ तो ये एक सवालों के घेरे में ज़रूर आता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मार्च 2020 के अंदर एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है जिसमें आर्मी की, फौज की जो लैंड है, जिसको वो चिन्हित करेंगे कि ये एक्स्ट्रा लैंड है फौज के पास, और उस लैंड को हम सेल कर देंगे, और उस सेल करके उस पैसे से फौज के हिस्से में आधा चला जाएगा और आधा फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी के पास आ जाएगा। आप किसी भी देशवासी से पूछ लीजिए, 130 करोड़ जनता में किसी से भी, वो चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे रहा है, आप किसी से पूछ लीजिए, यदि वो इस बात को कह दे कि फौज की ज़मीन बेच के उसी का गोला बारूद खरीदना ये कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है और उस ज़मीन को आप प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहते हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ सवाल, हर नागरिक से पूछना चाहता हूँ कि आप अपना घर काम करके चला सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से चला सकते हैं, नए नए रोज़गार और ये स्थापित करके चला सकते हैं। उनका तो कहना सिर्फ यही है कि इससे अब प्राइवेट जितनी प्रॉपर्टी होंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई अगर इन्वेस्टर्स आएंगे तो फ़ायदा तो हम ही लोगों का है। साफ तौर पर कह रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने 10 लोगों का रोज़गार छीन के और किसी प्राइवेट आदमी को बेच दिया। बीपीसीएल मैंने जो है, बीपीसीएल में आज की तारीख में कर्मचारी ही काम कर रहे होंगे, ट्रक वाले जो हैं गैस ला रहे होंगे, ऑयल सेक्टर का काम कर रहे होंगे। क्या ये रोज़गार नहीं है क्या? और वो प्रॉफिटेबल भी है कंपनी। तो क्या एक प्रॉफिटेबल कंपनी प्राइवेट को बेच के और प्राइवेट वाला फिर उससे रोज़गार उत्पन्न करेगा? ये कहीं से तर्कसंगत लगती है आपको बात? ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार में नीतियां थी वो ये थी कि जो संस्थान सरकार चलाने में अक्षम है, यानी कि जो रेगुलर 30-40 साल से कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, तो हम उन संस्थानों को प्राइवेट को बेच सकते हैं ताकि वो अच्छा उनको चला सकें, और उस डिसइन्वेस्टमेंट से ऐसी जगह पैसा लगाएं जिससे सरकार की आमदनी फिर से बढ़े। और जब सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने की बात करती है उसी वक्त रोज़गार उत्पन्न होता है। प्लॉट बेच के या ज़मीन बेच के उसको खरीद के किसी खाते में डाल के और उसको खर्च कर देने से रोज़गार उत्पन्न नहीं होता। तो आप क्या सोचते हैं, आपके पास कोई नीतियां हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि भाई कांग्रेस भी एफडीआई लेकर आई, डिसइन्वेस्टमेंट किया, उनका भी साफ तौर पर कहना है। आपके मैनिफेस्टो में का भी जिक्र करते हैं कई बार कि भाई उनके मैनिफेस्टो में भी ये सब चीज़ें रहती थी। और दूसरा, हेरिटेज साइट्स को लेकर भी मेरा सवाल होगा आपसे कि भाई हेरिटेज साइट्स भी उन्होंने दी हैं भाई मेंटेन के लिए, कि मेंटेन हो वो साइट्स, वो भी अच्छा है। देखिए जो है, मेरे पास एक व्यवस्था थी और मेरे पास इतना पैसा था गवर्नमेंट होते हुए कि मैं किसी चीज़ में, मेरे कपड़े में कुछ है तो मैं उसकी तुरपाई करके उसको सही कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ हर बार ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा कपड़ा किसी और को दे दिया, कहने लगे बस तुम ही संभालो, और ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि उसका एक्चुअली वैल्यूएशन था क्या, उसका वैल्यू करने वाली एजेंसी कौन सी है जो ये तय कर रही है कि प्राइवेट को इतने पैसे में भेज दो। क्या उसका कहीं पे स्टेक होल्डर से पूछा? जो स्टेक होल्डर है, हेरिटेज साइट्स का भी स्टेक होल्डर होगा, हर जगह का कोई ना कोई स्टेक होल्डर आम आदमी होता है, सामान्य नागरिक। उससे किसी ने पूछा है कि क्या ये करना चाहिए? तो ये चीज़ यहाँ आज पिछले 6-7 साल में नदारद है, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, देश हित की बात है। इवन जो भाजपा के जो वोटर्स हैं, इसमें उनका भी अनिहित है, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज व्यापार यदि खत्म हो रहा है तो व्यापार और रोजगार का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि व्यापार को लेके जो सरकार की जो नीति है उससे व्यापारी बहुत परेशान है। अब वो परेशान है, जब वो खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है, वो रोजगार उत्पन्न करेगा कैसे? तो वो 2-4 लोगों के पास, जो टॉप के, जो जिनको बोलते हैं हम दो हमारे दो, उनके पास जो है सारा बिजनेस जा रहा है। ठीक, उत्तराखंड को लेकर क्या नीतियां हैं कांग्रेस के पास, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि लोग समझे जरा कि भाई विपक्ष के पास है भी कुछ या फिर ऐसे ही हल्ला मचा रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले जो किसी भी सरकार को आने के लिए, जिसमें कांग्रेस सरकार भी शामिल है,
उसको अपने संसाधनों को देखना पड़ेगा। हमारी उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि एक एनवायरनमेंट रिच स्टेट है, तो एनवायरनमेंट रिच स्टेट होने की वजह से आप यहाँ पर आखिरी कोने तक इंडस्ट्री पहुँचाना बेमानी होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ वो खिलवाड़ होगा। लेकिन जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ की संभावना है, क्या हम उन इंडस्ट्रीज़ का सही मायने में दोहन कर पाए हैं, ये एक सवाल है। यदि मैं देखता हूँ नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ आई थी भगवानपुर एरिया में और सिडकुल एरिया में, और बहुत सारे जो है हमारे इंडस्ट्रियल हब्स बने उत्तराखंड में, उनको ये गवर्नमेंट्स संभाल नहीं पाई, संवार नहीं पाई, जिससे कि ये एक एनर्जी एक फैक्टर की तरह का, फाइनेंशियल बूस्टर की तरह काम करे इस स्टेट के लिए। नंबर वन तो ये, तो हम ये जो पॉकेट्स हैं बेसिकली, इन पॉकेट्स में इम्प्रूवमेंट लाके इंडस्ट्रीज़ को, व्यापारी को, इंडस्ट्रीज़ को वो इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं जिससे चाहे वो गरीब आदमी के लिए जो छोटी छोटी साइकिल में है नीचे तक वो पैसा इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो सके, रोज़गार उत्पन्न हो सके और छोटे छोटे व्यापार क्रिएट हो सकें। पहला तो हम ये चाहते हैं। दूसरा चीज़ हम ये चाहते हैं कि क्योंकि एनवायरमेंटल सेक्टर अपने आप में, यदि उसको आप फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो उसमें बहुत सारे स्कोप हैं, जो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कनाडा वगैरह में भी और बाकी जगहों में भी ये होता है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमें एक सिस्टम चाहिए है और वो इकोनॉमी का पार्ट है, तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को क्लब करने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं हैं। मुझे आज से लगभग 2007 या 8 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उन अधिकारी का, आज उत्तराखंड में बहुत बड़े अधिकारी हैं तो वो ये बताते थे कि जब हमने उत्तराखंड को एनविसाज किया था और सपना देखा था उत्तराखंड का, तो हम ये देखते थे कि क्या उत्तराखंड वर्ल्ड में कौन सी ऐसा देश है जिसके साथ हम इसकी मैपिंग कर सकें, यानी कि उसके जैसा बना सकें, और वैसे ही रिसोर्सेज इसके पास भी हैं। तो उस वक्त उन्होंने उस देश का नाम लिया था स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में भी आप देखेंगे एनवायरनमेंट से लेके इकोनॉमिक्स जो है जनरेट होती है, वही यहाँ पे भी परंपरा हो सकती थी। लेकिन समहाउ जो हमारी जो सरकार है, जिसको 2014 से डबल इंजन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, कभी सिंगल कभी डबल इंजन से, वो इसमें एक जो विज़न होता है ना, अगले 50 साल का विज़न, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आज पौधा लगाया और कल सुबह से पेड़ उग गया और कल सुबह से काम हो गया, उसमें धीरे धीरे काम होता है। तो उनमें अपार संभावनाएं हैं जिसको ये सरकार मुझे लगता है नहीं कर पाई, और उससे जो पैसा जनरेट होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ अपने विज़न का। अपने विज़न का, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा उत्तराखंड में पहाड़ हैं और जो सड़कें हैं वो उसमें PWD बड़ा निर्माण करती है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक इंजन मुझे नज़र आता है कि कुछ पैसा कमाई जा सकता है। आज नए नए पुल बन रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश टाइम के पुराने पुल भी एग्जिस्ट करते हैं। पुराने पुलों की ये समस्या ये है कि वो आज के व्हीकल का लोड नहीं ले सकते, लेकिन वो ऐसी जगह पे स्थित हैं कि वो एक सीनिक स्पॉट्स हैं, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग का लोड ले सकते हैं। छोटी छोटी स्पॉट्स पिकनिक स्पॉट्स का रूप ले सकते हैं, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको आप प्राइवेट सेक्टर, जिसकी आप बात कर रहे थे, जो हमारा डेड इकोनॉमी है उसको रीजनरेट करके प्राइवेट प्लेयर्स को देके पिकनिक स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर बना हुआ खड़ा है आपका। चलिए हम इस पर भी जब समय होगा तो हम लेंगे, समय की थोड़ी पाबंदी है। मेरा आखिरी सवाल सर, रुड़की से आप दावेदार के रूप में देखा जा रहा है आपको, आप भी काफ़ी जगह दिखाई दे रहे हैं, रुड़की को लेके कुछ नीतियां हैं आपके पास कि भाई रुड़की को किस तरीके से डेवलप और किया जा सकता है, कुछ है नीतियां? देखिए, रुड़की शहर जब दुनिया में जाना जाता है तो उसकी सबसे पहले दुनिया में जाना जाता है, हालांकि हिंदुस्तान और लोकल स्तर पर काफ़ी वजहों से जाना जाता है, वो है रुड़की यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम IIT रुड़की कहते हैं। दुनिया के जितने भी अच्छे और बड़े देश हैं, उनमें उन सिटीज़ को, जो उनका इकोनॉमिक इंजन है, उनको उस शहर की यूनिवर्सिटी से जाना जाता है, क्योंकि वो जो लेबोरेटरीज़ के अंदर जो रिसर्च होती है
फाइनली वही कन्वर्ट होती है किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो लेबोरेटरी के अराउंड जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं और रुड़की यूनिवर्सिटी का हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। यानी कि दिस सिटी शुड बी एन एक्सपेरिमेंट ग्राउंड फॉर आईआईटी रुड़की, जो कि हमें एक आम आदमियों को लाभ कैसे पहुंचे? आम आदमी तो अपना सड़क, बिजली, पानी, सीवर लाइन, उनको लाभ कैसे पहुंचे ये? क्योंकि यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उनके लिए क्या नीतियां हैं आपके पास कि जो आम आदमी तक पहुंचे? ये आम आदमी की नीति की ही बात है जो मैंने अभी अभी कही है। जो आपकी सड़क की व्यवस्था खराब है, जो आपकी सीवर लाइन की व्यवस्था खराब है, जो आपकी रोज़गार की व्यवस्था खराब है इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से, जो आपकी पॉल्यूशन की व्यवस्था खराब है, जो वेस्ट डंपिंग होती है इसकी वजह से, इन सब का निवारण आपसे एक जहां हम बैठे हैं इससे 2 किलोमीटर दूर दीवार के उस तरफ अवेलेबल है। उनको एंगेज करने की ज़रूरत है इस सिटी को एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाने के लिए। वहाँ पे वो जो नवयुवक और नौजवान साइंटिस्ट और जो बीटेक के छात्र हैं, उन सब में अपार संभावनाएं हैं कि वो इस सिटी के अंदर टेक्निकल लीडरशिप अपनी क्रिएट कर सकें और शहर के जितने भी लोग हैं उनकी जो जो एस्पिरेशंस हैं, जो वो चाहते हैं कि इस शहर के अंदर होना चाहिए, वो सब अवेलेबल है, लेकिन उसे नीतियों के तहत इस शहर में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बातचीत करेंगे आपसे रुड़की में। जितना समय हमें मिला हमने उतने में पूछने की कोशिश की कि महंगाई को लेकर क्या नीतियाँ हैं, उत्तराखंड को लेकर क्या नीतियाँ हैं, और बेसिकली रुड़की से दावेदारी कर रहे हैं तो रुड़की को लेकर क्या नीतियाँ हैं। आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को देखकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताएं और बने रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।